अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बच्चों हम मेमोरी यूनिट की बात कर रहे थे, तब अनफॉर्चुनेटली मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, तो यहीं से हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया था। उतना मैंने आपको सेंड कर दिया था। मैं आपको बता रहा था कि मेमोरी के डिफरेंट यूनिट्स हैं। जो सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी का, वो उसे हम बिट कहते हैं। बिट कैन आइदर बी 0 और 1, या वो 0 होगी या वो 1 होगी। उसके बाद उससे जो बड़ा यूनिट है मेमोरी का, वो है बाइट। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। 8 बिट्स को अगर हम इकट्ठा लिखें तो उसको हम बाइट कहते हैं। और ये बाइट ही वो स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा का जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। हम एक इंडिविजुअल बिट को नहीं एक्सेस करेंगे, हम बाइट को एक्सेस करेंगे। और हर बाइट का मैंने आपको बताया था कि रैम मेन मेमोरी में हर बाइट का कोई ना कोई एड्रेस भी होता है। ये बाइट। उसके बाद बाइट से बड़ा जो यूनिट है वो है किलोबाइट। किलोबाइट मतलब कि 1024 अगर बाइट्स हों, 1024 बाइट्स हों तो 1 किलोबाइट बनता है। 1024 को हम 2 रेज़ टू द पावर 10 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, 2 रेज़ टू द पावर 10 या 1024। 1024 अगर बाइट्स होंगी तो फिर उसका 1 किलोबाइट बनता है। और 1024 अगर किलोबाइट हों तो ये 1 मेगाबाइट बनता है। ये उससे बड़ा, किलोबाइट से बड़ा यूनिट मेगाबाइट का है। 1024 किलोबाइट्स वो मेगाबाइट। 1024 जो है ना, ये इसका बेसिक है, इसने नहीं है जान छोड़नी। अगर 1024 मेगाबाइट्स हों तो 1 गीगाबाइट बनता है। 1024 अगर गीगाबाइट, जीबी जिसको आप आम यूज़ करते हो, इंटरनेट भी जीबी में, और स्टोरेज भी आप कहते हो आम चलता है कि आपको मोबाइल की रैम कितनी है, 4 GB 8 GB है, या आपके मोबाइल का स्टोरेज कितना है, 64 GB 32 GB या 128 GB, इस तरह। जीबी से जो बड़ा यूनिट है वो है टेराबाइट। टीबी इसको कहते हैं। 1024 अगर जीबीस हों तो ये टेराबाइट। आम लाइफ में हमारा जो ज़्यादातर रहता है ताल्लुक, वो एमबी में, मेगाबाइट में, जीबी गीगाबाइट में, और अगर ज़्यादा ही होगा तो टेराबाइट में, टीबी में। क्योंकि कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं इस तरह की, यूएसबीज हैं कुछ इस तरह की, जो टीबीस में डाटा स्टोर करती हैं। यहाँ तक है हमारा, लेकिन इससे भी बड़े यूनिट्स भी हैं। अगर 1024 टीबी हो, टेराबाइट हो, तो 1 पीटाबाइट बनता है। अगर 1024 पीटाबाइट्स हों तो 1 एक्साबाइट बनता है। इस तरह जीटाबाइट और यूटाबाइट भी इसके बड़े यूनिट हैं। मेमोरीज को अगर हम क्लासिफाई करें ओवरऑल, तो इसको दो दो में कर सकते हैं, दो इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक है वोलेटाइल मेमोरी, दूसरी हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो वाली मेमोरी है, अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें, वोलेटाइल मेमोरी वो वाली मेमोरी है जिसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अपने अंदर, जो उसने डाटा स्टोर किया हुआ है उसको मेंटेन रखने के लिए, रिटेन रखने के लिए। ठीक है। अगर उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है, बिजली बंद होती है उसकी, तो उसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो सारे का सारा रेज हो जाएगा। वोल्ट से वर्ड निकला है वोल्टाइल। इस तरह की मेमोरी जिसको कंटिन्यूस पावर चाहिए अपने अपने डाटा को स्टोर रखने के लिए, उसको हम वोल्टाइल मेमोरी कहते हैं। जब पावर ऑफ होती है तब उसके अंदर वाला सारे का सारा डाटा डिलीट हो जाता है। इस टाइप का मेमोरी को हम वोल्टाइल कहते हैं, वोल्टाइल मेमोरी कहते हैं। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूस पावर इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। स्टोर जो डाटा है या इन्फॉर्मेशन है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको स्टोर ही रखने के लिए उसको कंटिन्यूस पावर चाहिए होती है। इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड टेम्परेरीली। इस तरह की मेमोरी में जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं वो टेम्परेरीली इसमें स्टोर की जाती हैं। इट लूजेज इट्स कंटेंट्स व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जब कंप्यूटर को बंद करते हैं तो ये अपना कंटेंट जो है वो लूज कर देते हैं। कंटेंट का मतलब उसमें जो चीज़ें स्टोर थी वो लूज हो जाती हैं, उसका डाटा डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, कंप्यूटर को जब बंद करेंगे तो लाजमी बात है वो मेमोरी की भी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, पावर बंद हो जाएगी, तो इस तरह उसमें जो डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। सो इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। एग्जाम्पल इसकी है रैम, कैश मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर्स। रैम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कैश मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह की मेमोरीज हैं। रैम जो है वो एक प्राइमरी मेमोरी है, या अगला टॉपिक रैम के बारे में ही है। और कैश मेमोरी थी, इसके अलावा सीपीयू रजिस्टर्स, ये हम देखेंगे। लेकिन ये 3 तरह की मेमोरीज हैं जो वोलेटाइल होती हैं।
अगर इनमें करंट बंद हो जाए तो ये अपने अंदर मौजूद डाटा लूज कर देती हैं। दूसरी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वो वाली मेमोरी अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी बंद भी हो जाए, अगर उसको पावर आना बंद भी हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो डाटा सेव होगा वो सेव ही रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन मेंटेन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन व्हेन पावर सप्लाई इज ऑफ। कि जब पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाए तब भी इसके अंदर जो डाटा मौजूद होता है वो उसको वो रिटेन करता है, उसको महफूज रखता है। इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली। वो जो वोलेटाइल थी उसमें टेम्परेरी थी कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ रही है तब तक डाटा उसके अंदर मौजूद है। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हुई तो डाटा भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डाटा और इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली स्टोर्ड होती हैं। It does not lose its contents when the power is turned off, so it is a permanent memory. Example इसकी ROM है। वोल्टाइल में हमने वर्ड पढ़ा था रैम, इधर एक वर्ड जो है वो है रोम। ये दोनों डिफरेंट मेमोरीज हैं। ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरीज हैं, प्राइमरी स्टोरेज है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। ये आगे हम देखेंगे रोम और रैम में क्या फर्क है। फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी इस तरह आपकी यूएसपी वगैरह हैं, वो सारी फ्लैश मेमोरी में आती हैं। यूएसपी है, इसके अलावा आपके मोबाइल का जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी फ्लैश में आता है। मेमोरी कार्ड्स में, फ्लैश मेमोरीज में आते हैं। एंड ऑल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज की में अभी तक हमने सिर्फ एक जो चीज़ देखी है, एक ही डिवाइस देखी है, वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, इसके अलावा जो ये यूएसबी वगैरह हैं, सीडीज वगैरह हैं, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आती हैं। तो इन मेमोरीज को हम वन बाय वन आगे फर्दरली इनको हम देखेंगे कि ये क्या होती हैं। रैम, सबसे पहले रैम क्या जी? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो मुहफ़्फ़फ़ है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी का है। ये इट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी चिप्स ऑन मदरबोर्ड। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है जिसमें सारे के सारे सर्किट लगे होते हैं, मदरबोर्ड का पढ़ा था हमने कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट में। तो मदरबोर्ड के ऊपर जो मेमोरी चिप्स लगी होती हैं उनको हम रैम कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन अ कंप्यूटर फॉर स्टोरेज ऑफ एक्टिव प्रोग्राम्स एंड डाटा। कंप्यूटर में जब कंप्यूटर हमारा चल रहा होता है तो जो जो प्रोग्राम में डाटा रनिंग कंडीशन में होते हैं, जो जो चल रहे होते हैं, ठीक है, जैसे आपने एक प्रोग्राम एमएस वर्ड का अगर आपने चलाया हुआ है तो उसका जो डाटा जो सेव होगा वो रैम के ऊपर होगा। प्रोसेसर कैन डायरेक्टली राइट एंड रीड इंफॉर्मेशन, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू एंड फ्रॉम रैम। जो प्रोसेसर है वो आपका सिर्फ प्रोसेसिंग कर सकता है, सिर्फ जो काम करना है वो कर सकता है। लेकिन काम करने से पहले और काम करवाने के बाद भी तो उसको डाटा स्टोर करना है ना। जैसे आपको सिंपल एक मैं एग्जांपल दूं, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो 2+2 की, तो इस 2+2 को प्रोसेसर में जाने से पहले, इसको प्रोसेस करने से पहले भी तो कहीं पे स्टोर करना है जो हमारी इनपुट है, तो वो रैम के अंदर ही करते हैं। ठीक है, फिर प्रोसेसर क्या करेगा, वो उधर से रीड करेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है, उसको पता चलेगा जी 2+2 है इंस्ट्रक्शन, वो उसको सोल्व करेगा, 2+2 को हल करेगा, 4 आंसर आ गया। उस 4 आंसर को भी उसने सेव करना है, तो वो काम पे करेगा, वो रैम के अंदर ही करेगा। Processor can directly write and read information, data and instructions to and from RAM. Read or write memory because processor can write and read information, data and instructions to and from it. ये रीड एंड राइट मेमोरी होती है कि इसके ऊपर से हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं और इसके ऊपर डाटा को राइट भी करवा सकते हैं। रीड का मतलब जो चीज पहले पड़ी हुई है उसको देखना कि क्या पढ़ा हुआ है। राइट का मतलब कोई नई चीज सेव करवाना मेमोरी के अंदर। ये है रीड एंड राइट का कॉन्सेप्ट। RAM is a primary memory. Data and instructions are stored in it temporarily. डाटा जो इंस्ट्रक्शंस है इसके ऊपर टेम्परेरीली स्टोर होती हैं। प्रोसेसर लोड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन रैम फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क। अब आपका जो प्रोग्राम है, जैसे आपने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल्स है ना वो हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी होंगी। लेकिन जब आप इसको यूज करना चाहेंगे, जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको चलाएंगे, तो कंप्यूटर क्या करेगा, हार्ड डिस्क से फाइल्स को उठाएगा, डाटा को, उसके डाटा को उठाएगा और रैम के अंदर लोड कर देगा। ये बात इधर लिखी हुई है, प्रोसेसर लोड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन रैम फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क। नेक्स्ट लाइन देखें, प्रोसेसर प्रोसेसेस डाटा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम
instructions by fetching data instructions from RAM. अब जो डाटा हमने रैम के अंदर लोड कर दिया ना, प्रोसेसर उसको फैच करेगा। फैच का मतलब होता है प्रोसेसर के अंदर लेकर आना, फैच डाटा। फैच का मतलब लेकर आना। उन इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन प्रोसेसर अपने अंदर लेकर आएगा और उनको प्रोसेस करेगा। जो इंस्ट्रक्शन होगी जैसा उसने कहा होगा वो काम कर देगा। प्रोसेसर इंटरप्रेट का मतलब होता है तर्जमा करना किसी चीज का, किसी चीज को, किसी बात को समझना। एक लाइन लिखी हुई है उसको समझना। इंटरप्रेट्स एंड एक्सिक्यूट का मतलब है वो काम करना। जैसे मैं आपको एक बच्चा है जो आपका CR या GR है, उसको मैं लिख के दूं पेज पे, मैं कहूँ कि मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आओ, तो मैंने लिख दिया। पहले वो काम क्या करेगा, वो फैच करेगा। फैच का मतलब कि वो कागज का टुकड़ा अपने पास लेकर आएगा। दूसरा बात काम जो है वो है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट या इसको डीकोड, दोनों दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, इंटरप्रेट है डीकोड। दूसरा बात उसको इंटरप्रेट करेगा, वो देखेगा इसके ऊपर क्या करने के लिए लिखा हुआ है। तो तीसरा स्टेप है वो है एग्जीक्यूट का। एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि जो कुछ लिखा हुआ है, जो काम करने के लिए कहा गया है, उस काम को करना। तो वो पढ़ेगा और बाद में पानी का जब ग्लास लेकर आएगा इस चीज को हम कहेंगे एग्जीक्यूट। तो सेम वही तरीका का एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताई है। प्रोसेसर सबसे पहले रैम के अंदर डाटा को स्टोर करता है, जिस चीज को उसने एग्जीक्यूट करना होता है, फिर वन बाय वन लाइंस को फैच करके लेकर आता है अपने अंदर प्रोसेसर। प्रोसेसर का ऑफकोर्स कंट्रोल यूनिट, ये आपने पढ़ा होगा, कंट्रोल यूनिट्स एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर। तो ये सारा लेकर आने का या वापस सेव करवाने का काम ये कंट्रोल यूनिट ही कर रहा होता है। तो वो कंट्रोल यूनिट उसको लेकर आएगा प्रोसेसर के अंदर, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद अगली लाइन, ड्यूरिंग दिस टाइम कंटेंट ऑफ रैम में चेंज। इस टाइम के दौरान रैम का जो कंटेंट है, रैम में जो चीजें सेव हैं वो चेंज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपने MS वर्ड खोला हुआ था, उस पर आप काम कर रहे थे, आप एक कोई सॉन्ग चला लेते हो, कोई नाच चला लेते हो, डबल क्लिक करके नाच प्ले कर दिया आपने, तो वो नाच वाली जो फाइल्स हैं वो भी तो रैम के अंदर स्टोर होनी है ना। ठीक है, जिस तरह प्रोग्राम आप चलाते जाओगे वो रैम के अंदर ही स्टोर होता जाएगा, होते जाएंगे। तो इसलिए उसने लिखा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम कंटेंट ऑफ रैम में चेंज। रैम कैन होल्ड मल्टीपल प्रोग्राम्स सिमिल्टेनियसली प्रोवाइडेड द कंप्यूटर हैज इनफ रैम टू अकोमोडेट ऑल प्रोग्राम्स। सिमिल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही वक्त में, कि रैम के अंदर एक ही वक्त में बहुत सारे प्रोग्राम लोड किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कंप्यूटर हैज इनफ रैम। तो इसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि कंप्यूटर की जो रैम है इतनी बड़ी हो कि उसमें प्रोग्राम सेव हो सकें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमने पढ़ा कि इस बात का आपको आइडिया होगा कि जो 1 GB है ना, वो 5 GB से कम होता है, ऐसे ही है। हम कहते हैं एक कंप्यूटर की रैम है 1 GB और दूसरे कंप्यूटर की रैम है 4 GB। किसकी रैम बड़ी हुई? 4 GB वाली बड़ी हुई ना। तो इसका मतलब ये है कि 1 GB वाली रैम में थोड़े प्रोग्राम लोड हो सकते हैं और 4 GB में ज्यादा लोड हो सकते हैं। अगर आप 2-3 प्रोग्राम चलाओगे तो पांचवें छठे प्रोग्राम पे 1 GB वाली रैम कह देगी जी बस होगी मेरी, पहले कोई प्रोग्राम बंद करो, बाद में कोई और प्रोग्राम इसमें लोड करना। ठीक, लेकिन 4 GB वाली, यही बात उसने लिखी हुई है, प्रोवाइडेड द कंप्यूटर हैज इनफ रैम टू अकोमोडेट ऑल प्रोग्राम्स। रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी अभी हम पढ़ के हैं कि जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी है तब तक प्रोग्राम लोड होंगे, इसमें डाटा रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, all the data will be wiped. It means the data and programs stored in RAM are lost when the power is turned off. Information must be saved on storage devices for later use. Storage devices में आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, उस पर सेव कर बाद में इस्तेमाल के लिए सेव करना पड़ेगा। अगर आप, the storage capacity of RAM is measured in bytes. In PCs, the size of RAM is 4 GB to 32 GB or more. आजकल जो RAM आ रही है वो आमतौर पर इतनी होती है, 4 GB है, 16 GB है, 32 GB है, इस तरह। More RAM sizes means computer can use a powerful program with large size. It is also improves performance of computer. जितनी बड़ी रैम होगी उतनी ही कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, क्योंकि उतना ज्यादा डाटा ही वो सेव कर सकता है कंप्यूटर अपने ऊपर। आगे आ जाते हैं। रैम की बेसिकली 2 टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। एक को कहते हैं हम डी रैम, दूसरे को कहते हैं एस रैम। ये रैम की टाइप्स हैं। पहली डी रैम, डी स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी है एस रैम, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इसमें थोड़ा सा फर्क है। DRAM देखते हैं, दिस टाइप ऑफ RAM is used most of the computers in order to maintain data in DRAM. It is refreshed with electric charge again and again, otherwise data stored into it can be lost. ये बात है पते की जो इनके फर्क को जाहिर करती है। वो कहता है कि DRAM में डाटा को मेंटेन रखने के लिए इट इज रिफ्रेश्ड विद इलेक्ट्रिक चार्ज अगेन एंड अगेन। DRAM में डाटा अगर आपने सेव रखना है तो उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ये बार बार रिफ्रेश होती है DRAM। अगर आप नहीं करेंगे तो डाटा स्टोर्ड इनटू इट कैन बी लॉस्ट। अगर बार बार वो अपने आप को रिफ्रेश नहीं करेगी तो इसमें जो डाटा स्टोर है, ये थी पते की बात। यही है मेन डिफरेंस बिटवीन DRAM एंड SRAM। अगली लाइन देखिए, ड्यूरिंग रिफ्रेशिंग प्रोसेस CPU हैज टू वेट फॉर राइटिंग एंड रीडिंग डाटा टू एंड फ्रॉम DRAM। पहली बात, DRAM अपने आप को बार बार रिफ्रेश करती है, अगर नहीं करेगी तो डाटा इसमें लॉस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जब वो रिफ्रेश कर रही होती है तो डाटा इसमें से ना तो कोई चीज रीड कर सकता है ना ही कोई चीज राइट करवा सकता है। Therefore, DRAM is a slow memory। इसी वजह से DRAM जो है, जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो एक स्लो मेमोरी। SRAM क्या होती है? S stands for static random access memory। It does not have to be refreshed with electric charge again and again। इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। वो तो बार बार करना पड़ता था ना DRAM में, लेकिन SRAM में it doesn't have to be refreshed with electric charge again and again। It is faster than DRAM because CPU does not have to wait to access data from SRAM। पहली बात ये है कि अब देखिए कि बार बार रिफ्रेश हो रही है एक रैम, जब वो रिफ्रेश हो रही है तो उतनी जब वो रिफ्रेश होगी तो प्रोसेसर उससे डाटा रीड या राइट नहीं कर सकेगा। दूसरी है, वो कभी कभार रिफ्रेश होती है। और दूसरी SRAM में ये भी एक हैसियत है कि जब वो रिफ्रेश हो रही होती है तब भी डाटा इसमें से रीड राइट करवा सकते हैं। SRAM chips utilize less power than DRAM। SRAM chip is more expensive than DRAM। इसमें फास्ट अब देखें, SRAM जो है स्टैटिक रैम ज़्यादा फास्ट है, तो ये पावर भी कम यूटिलाइज करती है, ठीक है, तो इसलिए ये महंगी भी है। इन मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स SRAM टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी। दिस फास्ट मेमोरी इज नोन एज कैश मेमोरी। आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स में जो SRAM है वो एक मेमोरी चिप जो कि बहुत फास्ट है उसको बनाने का काम आती है और उसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। ये कैश मेमोरी का फिलहाल उसने बताया कि SRAM यूज होती है कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी का सेपरेट टॉपिक आया तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, शायद इससे आगे वाला टॉपिक कैश मेमोरी के बारे में है। कैश मेमोरी बेसिकली होती क्या है। नहीं, अगला टॉपिक रोम के बारे में, इसके बाद आगे कैश की भी बारी आएगी। तो हमने जी पढ़ा कि दो प्राइमरी मेमोरीज दो टाइप्स की होती हैं, एक इसमें रैम है और दूसरी उसमें रोम है। रैम के बारे में हमने पढ़ लिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, उसकी दो टाइप्स थी डिफरेंट, वो भी हमने देख ली, SRAM और DRAM। आगे है जी रोम। रोम क्या होती है? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। It is a memory chip in which data and instructions can be stored permanently। Data and instructions stored on most of the ROM chips cannot be modified। जो है ही रीड ओनली मेमोरी है, जिससे हम सिर्फ डाटा को रीड ही कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये है कि उससे उसके ऊपर राइट नहीं करवा सकते। तो राइट नहीं करवा सकते तो इसका मतलब यही है कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड ऑन मोस्ट ऑफ द रोम चिप्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो इस पे जो डाटा आप स्टोर करवाओगे उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। Data and instructions stored in ROM can only be read। This is the reason why it is called read-only memory। However, in some types of ROM chips, data and instructions can be erased and reprogrammed। रीप्रोग्राम का मतलब ये है कि जो पहले से डाटा लिखा हुआ है उसको रेस करके नया प्रोग्राम या नई इंस्ट्रक्शंस या नया डाटा स्टोर कराना, उसके ऊपर उसको रीप्रोग्राम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी बेसिकली है तो ये कि एक दफ़ा इसके ऊपर डाटा राइट करवा दिया और उसके बाद सिर्फ आप उससे रीड कर सकते हैं, उसको आप राइट नहीं कर सकते। लेकिन बाद में कुछ इस तरह की रोम चिप्स भी आ गई हैं जिसके ऊपर से आप डाटा रीड कर रेस करके दोबारा पे से डाटा रखवा सकते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स आगे वो देखेंगे हम। तो रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इट मींस दैट इट्स कंटेंट आर नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। नॉन वोलेटाइल का आपको आइडिया ये क्या होती है? Manufacturers of ROM chips often record data instructions on ROM chips when they manufacture chips। These ROM chips are called firmware।
मैन्युफैक्चरर जो रोम चिप्स को बनाते हैं, वो जब उनको बनाते हैं तभी उनके ऊपर डाटा और इंस्ट्रक्शंस को लिखवा देते हैं, और वो वाली डाटा और इंस्ट्रक्शंस बाद में चेंज नहीं हो सकती, या अगर हो भी सकती हैं तो वो स्पेशल डिवाइसेस उसके लिए चाहिए होती हैं उनको चेंज करने के लिए। और इस तरह की रोम चिप्स को हम फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर में ज़्यादातर आपके मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर होता है, या आपके टैबलेट का, या आपके लैपटॉप का, वो रखवाया जाता है। ठीक है। अब देखें, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो एक प्रोग्राम चलने लग जाता है। उस प्रोग्राम का काम ये होता है कि आपकी जो विंडो है उसको रैम के अंदर लोड करवाना, और वो वाला जो छोटा सा प्रोग्राम जिसको हम स्टब भी कहते हैं, वो रोम के अंदर सेव होता है। वो प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकता। अगर हो भी सकता है तो स्पेशल डिवाइसेस के इस्तेमाल के बगैर उनको हम नहीं कर सकते। मोस्टली रोम चिप्स कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प बूटिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, इसको कहते हैं बूट प्रोसेस। When computer is switched on, instructions in ROM chips are automatically activated and prepare computer for use. Many other devices also contain ROM chips. For example, a printer has a ROM chip that contains data or instructions for fonts. दूसरी डिवाइसेस भी हैं जिसमें रोम चिप्स यूज होती हैं। वो कहते हैं प्रिंटर में जो यूज होती है ना, वो फॉन्ट को होता है लिखने का तरीका। क्या आपको पता होगा कंप्यूटर में किसी लाइन को आपने लिखना तो उसके बहुत सारे तरीकेकार होते हैं, बहुत सारे डिजाइन होते हैं, उनको हम फॉन्ट्स कहते हैं। Almost every electronic device has a ROM chip that contain information or software about the device and controls its different operation. तकरीबन हर कंप्यूटर डिवाइस जो है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें एक रोम चिप होती है, और वो उसके डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए और उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो रखवाने के लिए हम यूज करते हैं। रोम की बच्चों आगे 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली है पी रोम, दूसरी है ईपी रोम, तीसरी है ईईपी रोम। PROM stands for Programmable Read-Only Memory. This type of ROM is initially blank. User and manufacturer can write data or programs on it by using special devices. However, once programmed or data is written on PROM chip, it cannot be changed. If there is an error in writing program or data on PROM, error cannot be removed. PROM chips become unusable. तो क्या पढ़ा हमने? PROM chips या PROM जो है वो इस तरह की रोम है जो शुरू में ब्लैंक होती है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसके ऊपर कोई ना कोई डाटा राइट करवाते हैं। एक दफा जब डाटा को राइट करवा दिया तो उसको हम किसी भी सूरत में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने उसके ऊपर गलत डाटा राइट करवा दिया तो आपकी PROM चिप जो है वो अनयूजेबल हो जाएगी। वो किसी काम की नहीं रहेगी, उसको आप फेंक ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये थी पहली टाइप। जिसमें पहली टाइप में क्या था, जब डाटा अगर आपने राइट करवा दिया तो उसको किसी सूरत में चेंज नहीं कर सकते। दूसरी टाइप बच्चों ईपी रोम की। ईपी रोम स्टैंड्स फॉर रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक। यूजर और मैन्युफैक्चरर कैन राइट और प्रोग्राम डाटा ऑन इट बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। पहला फर्क ये आ गया कि मैन्युफैक्चरर या यूजर भी उसके ऊपर प्रोग्राम इस पे डाटा को लिखवा सकता है स्पेशल डिवाइसेस को यूज करते हुए। Program or data written on EPROM chip can be removed by using special devices and ultraviolet rays. फर्क क्या है? उसमें हम डाटा को चेंज नहीं कर सकते थे एक दफा रखवा के, लेकिन EPROM में जो हमने एक दफा डाटा रखवा दिया उसको स्पेशल डिवाइसेस या अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से उसको रेज कर सकते हैं हम दोबारा फिर से। So program or data written on EP chip can be changed and new data can also be added. EPROM are generally used in devices in which information or programs are repeatedly changed. उस तरह की डिवाइसेस में हम यूज करते हैं जहां पे हमें प्रोग्राम में डाटा को चेंज करने की बाद में जरूरत पड़ सकती है, उसमें हम EPROM यूज करते हैं। तीसरी जो टाइप है वो है EEPROM। EEPROM stands for Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory. In this type of ROM, user can write or change instructions and information with the help of electrical devices. So data stored in this type of ROM chip can be modified easily. EEPROM में हम किसी भी वक्त डाटा या इंस्ट्रक्शंस को राइट कर सकते हैं और किसी भी वक्त उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस की मदद से, आपके कंप्यूटर की इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसी की मदद से आप उसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसमें कोई हदबंदी नहीं है। जब मर्जी आप
उसको मॉडिफाई कर लें, जब मर्जी आप न्यू डाटा लिखवा दें। तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह ताला कल हम न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं।